आपका ज्ञान क्लासेस में हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट, आग्रह और प्रार्थना है कि अगर आप पेन और कॉपी के साथ नहीं आए हैं तो जाकर ले ले। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। इस मोटो के साथ शुरू करते हैं आज का ज्ञान। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अब की बार इतिहास की एनसीईआरटी। तो चलिए शुरू करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का अध्याय 1 क्या, कब, कहां और कैसे पढ़ेंगे और अध्याय को अच्छी तरह से समझने का ट्राई करेंगे। रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन भी देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो। ध्यान दीजिए, ऐसे व्यक्ति जो जिसे उस समय की स्मृति हो, यानी कि उस समय की चीजें याद हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है? आइए जानते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों यानी कि जो जीव जंतुओं का शिकार करते थे, पशुपालकों यानी कि जो पशुओं को पालते थे, कृषक यानी किसानों, शासक यानी राजाओं, व्यापारियों यानी जो वस्तुओं का व्यापार करते थे, खरीद बिक्री करते थे, पुरोहितों यानी कि पंडितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में भी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे? आइए जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कि लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। देखते हैं कि इस मानचित्र में नर्मदा नदी कहाँ पर स्थित है। अब देख सकते हैं नर्मदा नदी भारत के बिल्कुल बीचों बीच नर्मदा नदी स्थित है। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, यानी कि भोजन को जमा करते थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों को हमें खोजना है, जो कि उत्तर पश्चिम की तरफ है। मानचित्र में ये ऊपर का साइड उत्तर होता है, तो इधर का साइड हो गया पश्चिम। उत्तर पश्चिम इसके बीचों बीच देखते हैं इस डायरेक्शन में किरथर और सुलेमान की पहाड़ियां ये रही। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं, जौ, ध्यान दें यहाँ पर सबसे पहले गेहूं और जौ कहाँ उपजाया गया था? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के आसपास। जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया, उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगा। उत्तर पूर्व में गारो, उत्तर पूर्व ये हो गया पूर्व और इसके बीचों बीच उत्तर पूर्व। इस साइड में गारो की पहाड़ियां होनी चाहिए। ये रही गारो की पहाड़ियां का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, यानी कि इन क्षेत्रों में कृषि का विकास हुआ था, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया था। सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया था? तो गारो, उत्तर पूर्व में गारो के पास। वे स्थान विंध्य, मध्य भारत में विंध्य देखते हैं कहाँ पर है। ये रही मध्य भारत, विंध्य पहाड़ियां विंध्य के उत्तर में स्थित थे। नेक्स्ट पेज देखते हैं।
मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। देखते हैं सिंधु नदी, ये रही सिंधु नदी। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो बड़ी नदी से मिल जाती है, यानी कि ये बड़ी नदी हो गई और ये छोटी नदी आकर इसमें मिले तो ये नदी है और इसकी सहायक नदी ये नदी है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यानी कि आरंभिक नगरों का विकास कहाँ हुआ था? तो नदियों के तट पे, नदियों के तट पे आरंभिक नगरों का विकास हुआ था। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा नदी देखते हैं कहाँ पर है। गंगा नदी ये रही गंगा नदी और उसकी सहायक सोन नदी ये रही सोन नदी। गंगा नदी की सहायक नदी है क्योंकि आप देख सकते हैं ये सोन नदी गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। अब हमारा सवाल है कि आखिर उपमहाद्वीप का क्या है? तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। यानी कि महाद्वीप का एक छोटा सा टुकड़ा उपमहाद्वीप के हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों की यात्रा के कारण जोखिम भरी होती थी। यानी कि हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत पे चढ़ना बहुत कठिन हुआ करता था। नदियों, समुद्रों में यात्रा करना भी काफी कठिन होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। फिर भी कठिन तो था लेकिन असंभव नहीं था। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो लोग क्यों जाते थे काम की तलाश में? कभी प्राकृतिक आपदा के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। क्यों जाते थे काम की तलाश में? तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र में विजय हासिल करने के लिए जाती थी। सेनाएं क्यों जाती थी दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए? इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में उनके साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। व्यापारी क्यों जाते थे? मूल्यवान वस्तुएं यानी कीमती वस्तुएं जो सोना, चांदी के सिक्के, जेवरात आदि होते हैं, उसे लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। क्यों जाते थे? खरीद बिक्री करने के लिए। अब देखते हैं धार्मिक गुरु क्यों जाते थे? लोगों को शिक्षा देने के लिए, सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश की यात्रा करते थे। यानी कुछ लोग नए स्थानों को खोजने के लिए यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं में लोगों को एक दूसरे को विचारों को जानने का अवसर मिलता था। मानचित्र वन में दिखाया गया है दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देश को दर्शाता है। और यहाँ पे उपमहाद्वीप के डिफिनेशन दिया गया कि उपमहाद्वीप क्या है। आगे देखते हैं, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। हमें पिछले पृष्ठ पे ये तो देख लिया कि पहले लोग यात्राएं क्यों करते थे, लेकिन अब हमारा सवाल है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते थे। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियां, पर्वत, समुद्र, पहाड़ियां ये रही हिमालय पर्वत यहाँ पे है, यहाँ पे सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां हैं, यहाँ की गारो की पहाड़ियां हैं। पर्वत और समुद्र देखते हैं, यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर अरब सागर, ये सब समुद्र हैं। इन उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। प्राकृतिक यानी होता है कि जो भगवान द्वारा बनाया गया। आजकल तो देशों की सीमाएं, भारतवर्ष की कई देशों की सीमाएं सटी हुई हैं,
जिसे बंटवारा कर दिया गया है, लेकिन कृत्रिम तरीके से। लेकिन कुछ सीमाएं भगवान ने ही निर्धारित किए गए हैं, वो है हिमालय पर्वत। यहाँ पे जो सीमा खींची गई है वो भगवान द्वारा खींची गई है। इसे पहले लोग पार नहीं कर पाते थे, लेकिन आजकल कई लोगों ने इसे पार कर लिया है। और समुद्र की सीमा हो गई, ये सभी प्राकृतिक सीमाएं कही गई हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। यानी कि उपमहाद्वीप जो कि यानी कि भारत के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ पर आए हैं और भारत में बस गए हैं। लोगों के इस आवागमन से हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध, आवागमन यानी कि आना और जाना, यानी लोग जब बाहर से आते हैं और जाते हैं तो कुछ उनकी संस्कृति हमें पता चलती है और हमारी संस्कृति वे लेकर जाते हैं। हमारी संस्कृति और परंपराओं को समृद्ध किया। कई 100 वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, पहले के जमाने में लोग छोटे से पत्थर को तराश कर यानी कि छेनी हथौड़ी से उसको तोड़ कर एक मूर्ति बना दिया करते थे। बहुत सुंदर सी मूर्ति बना दिया करते थे, उसी को तराशना कहते हैं। संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। देश के नाम जानते हैं कि हमारा देश का नाम इंडिया तथा भारत किसके नाम पे पड़ा है? देश के नाम अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग किया जाता है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया जो शब्द है वो किससे निकला है? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह, यानी भरत नाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? एक लोगों के एक समूह को भरत कहा जाता था, जो उत्तर पश्चिम में रहा करते थे, उनके लिए किया जाता था। इन समूह का उल्लेख कहाँ किया गया है? संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। भरत शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में, जिससे हमारा देश भारत का नाम आया हुआ है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा है। अतीत के बारे में कैसे जाने? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। मैन्यूस्क्रिप्ट पांडुलिपि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट, और मैन्यूस्क्रिप्ट लैटिन शब्द मेनू से निकला हुआ है, जिसका अर्थ है हाथ। ये पांडुलिपियां यानी कि हाथ से लिखे होने के कारण इन लिपियों का नाम पांडुलिपि पड़ा हुआ है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों तथा अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। भोजपत्र किससे तैयार किए जाते थे? भूर्ज नामक पेड़ की छाल से। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि यानी कौन सी पांडुलिपि? यह जो आप पांडुलिपि स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह पांडुलिपि 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। यह कितनी साल पुरानी है? 1000 साल पुरानी पांडुलिपि है। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भूर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि तुम यहाँ देख सकते हो। आगे देखते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियां कीड़ों ने खा ली, कुछ नष्ट कर दी गई, यानी बहुत सी पांडुलिपियां कीड़ों द्वारा नष्ट कर दी गई, तो कुछ ऐसे ही नष्ट कर दी गई हैं। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है।
आप भी कोई मंदिरों में घूमने गए होंगे, जो पुरानी मंदिर है आपने देखी होंगी, वहां पांडुलिपियां। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, यानी ये सभी नाटक किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में। जबकि अन्य प्राकृत और तमिल है, प्राकृत और तमिल में भी लिखे गए हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोगों द्वारा किया जाता था। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर तथा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। किस पे? पत्थर तथा धातु यानी मेटल जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, यानी लिखे जाते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं, रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपनी कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? कठोर सतह पर लेख लिखवाने के कई लाभ हो सकते हैं, क्योंकि वह हजारों वर्षों तक जो का त्यों रह सकता है बिना किसी नुकसान के। ऐसा कराने में क्या क्या कठिनाइयां आती थी? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बिना बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों, मूर्तियां का अध्ययन करते हैं। किन किन चीजों का अध्ययन? पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं और वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख, इस अभिलेख के बारे में लिखा गया है कि लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब तक हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेत से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी कि जब हम लिखते हैं तब लिपि का प्रयोग करते हैं, जैसे कि देवनागरी लिपि, रोमन लिपि। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इंग्लिश रोमन लिपि में लिखी जाती है। लेकिन जब हम बोलते हैं तो भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा आदि। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। यानी कि यह अभिलेख किस भाषा में लिपि में लिखी गई है? यूनानी और अरामिक मेक लिपि में यह अभिलेख लिखा गया है। हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के छानबीन तथा खुदाई करते हैं। कौन? इतिहासकार। सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों के हड्डियों को भी ढूंढते हैं। इनसे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। बाएं, यानी कि इस चित्र में बाएं तरफ एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, ये जो आप घड़ा देख रहे हैं, ये एक प्राचीन नगर से प्राप्त हुआ है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 47 वर्ष पूर्व, यानी कि 4700 साल वर्ष पूर्व इस तरह का पात्र लोग यूज किया करते थे। दाएं, यानी दाएं तरफ
एक पुराना चांदी का सिक्का, एक चांदी का सिक्का है ये। आजकल तो गोल होते हैं लेकिन ये चौकोर है। पुराने जमाने में शायद ऐसा ही होता होगा। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। इस तरह के सिक्के कब यूज किए जाते थे? 2500 साल पहले। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है? बहुत भिन्न है। आजकल तो गोल, मैंने पहले बताया, गोल चांदी के सिक्के प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन आज यह डिजाइन भी उसका अलग होता है। ये सिक्के का आगे का भाग है और ये सिक्के का पीछे का भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? क्या पुरातत्वविद यानी इतिहासकार जो खोज करते हैं पुरानी चीजों का, उन्हें कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे या नहीं? पांडुलिपियों, अभिलेखों, पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग, स्रोत मतलब कि सोर्स शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी किस सोर्स से प्राप्त होता है उन्हें इतिहासकार उन्हें कहते हैं। वे अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण यानी कि दोबारा क्रिएशन, पुनर्निर्माण यानी पुनः और निर्माण यानी जो दोबारा बनते हैं करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह यानी जासूसी करते हैं, जो हमारे इतिहास की जासूसी करते हैं की तरह है, जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में करते हैं। किस रूप में? सुराग यानी कि प्रूफ, सबूत के रूप में करके अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक, अतीत एक है या फिर अनेक है, इस टॉपिक से हमें पता चलेगा। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ यानी कि हमारा जो पुस्तक का शीर्षक है हमारे अतीत, आवर पास्ट, इस पर आपने ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। अतीत तो यहाँ पर एक वचन है, अतीते तो नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा, लेकिन हमारे वर्ड से पता चलता है जो अतीत का जो वचन है वो बहुवचन है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के लिए अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों यानी कि जो जीव जंतुओं को पालते थे, अथवा कृषकों यानी किसानों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से, यानी कि जो किसानों का जीवन था वो राजाओं और रानियों के जीवन से काफी भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन किया करते थे। जैसे आजकल कई रीति रिवाज प्रचलित है। हर देश में एक कदम के दूसरे देश में जाने से रीति रिवाज में कितना अंतर हो जाता है। देश छोड़िए, अगर हम एक शहर से दूसरे शहर में भी जाते हैं तो काफी हद तक रीति रिवाज बदल जाते हैं। उसी प्रकार उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप यानी कि जो भारत के बाहर जो अंडमान द्वीप है कि अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। यानी जो अंडमान द्वीप समूह के लोग हैं वे भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? मछलियां पकड़ के, शिकार करके, फल फूल के संग्रह द्वारा, जो पहले लोग करते थे उसके द्वारा ही प्राप्त करते थे। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य यानी कि हम लोग कैसे खाद्य आपूर्ति करते हैं, यानी कैसे भोजन प्राप्त करते हैं? अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं, दुकानदारों पर निर्भर रहते हैं, किराना स्टोर पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। यानी कि ये हमें बता रहा है कि इतिहास में भी ऐसे भेद थे। राजाओं का जीवन अलग हुआ करता था और कृषकों और पशुपालकों का जीवन अलग हुआ करता था, तो वही व्यापारियों का जीवन अलग होता था और शिल्पकारों का जीवन अलग हुआ करता था, जैसे आज भी है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यानी कि उस समय के जो शासक हुआ करते थे वे अपने विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, शिकारी यानी जो शिकार करते हैं, मछुआरे यानी कि जो मछली पकड़ते हैं, संग्राहक यानी जो भोजन को संग्रह करते हैं, कृषक यानी कि किसान, और पशुपालक जो कि जीव जंतुओं को पालते हैं। जैसे आम आदमी यानी कि ये सभी आम आदमी की श्रेणी में रखे जाते थे।
और आज भी रखे जाते हैं, प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते। यानी कि ये लोग अपने कार्यों को का लेखा जोखा नहीं रखते कि हमने क्या किया, लेकिन जो राजाएं, शासक और राजाएं होते थे वे अपने कार्यों का लेखा जोखा रखा करते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। यानी कि अभी भी इनके बारे में हमारे पास जो जानकारी है वो काफी सीमित है और अधूरी है। अभी उनके बारे में हमें बहुत कुछ जानना है। तिथियों का मतलब, तिथि मतलब होता है डेट, जो आज का डेट होता है, आजकल जो दिनांक होता है वो उसका मतलब होता है तिथि। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा के पहले रूप में लिखी जाती थी। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। कैसे, आगे जानते हैं। इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले का वर्ष। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ई लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में हम अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पहले, यानी भारत में कब तिथियों का प्रयोग आरंभ हुआ, लगभग 200 वर्ष पहले। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है। इसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले है। देखते हैं कैसे लिखते हैं, तिथि निर्धारण कैसे होता है, समझने का प्रयास करते हैं। ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह का जन्म है वो 0 वर्ष माना जाता है और ईसा मसीह के पहले के जितने भी वर्ष है उनके आगे, ईसा मसीह के जन्म के पहले के वर्ष के आगे बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट और हिंदी में ईपू यानी ईसा पूर्व लिखते हैं। और ईसा मसीह के बाद के जितने भी वर्ष है उसके लिए एडी यानी कि एनो डोमिनी ईस्वी सन लिखते हैं। पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगे। यानी कि पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां दी गई थी, 4700 वर्ष पूर्व और 2500 वर्ष पूर्व। इसके लिए किस प्रकार की तिथि, तो ये पूर्व है इसलिए हम यहाँ पर बीसी शब्द का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं। अन्यत्र, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे, यानी अभिलेख बहुत कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे, यानी बहुत साल पहले लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था, इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है जहां से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर यानी कि लिखा गया उत्कीर्ण किया हुआ पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं या लिपियों, यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकारों, यानी कि एक ही लेख पर 3 भिन्न भिन्न भाषा और लिपि लिखे गए। एक पहला यूनानी
और दूसरा मिस्री लिपि के 2 प्रकार हैं। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इन्हें कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया चित्र बने हैं। एल अक्षर के लिए शेर और ए अक्षर के लिए चिड़िया। देखते हैं कैसे। यहाँ एल अक्षर के लिए शेर और ए अक्षर के लिए चिड़िया चित्र बना हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेख भी पढ़ सके। यानी कि जो इतिहासकार थे वे अभिलेख कैसे पढ़ सके उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं हमें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको आज का हमारा ज्ञान अच्छा लगा होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।